नजर आ रही है सबको? Yes, sir. Okay, so we want to map the image plane to the 3D plane. ये ट्रांसफॉर्मेशन हम करना चाह रहे हैं. अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे तो फिर we can use that image for making all the measurements that we can do in the actual 3D world. अगर ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी आ गई. Students who are new, I will remind you that sometimes in exam I do ask for class notes be submitted. आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए. Okay, so can you tell me, हमने last time we started convincing ourselves that this 3x3 matrix can do the transformation which takes place while the image is being formed. जब image बन रहा होता है तो straight line रहती है, लेकिन parallel lines they don't remain parallel. तो ये box जो है हमारा square जो है, it gets converted into quadrilateral something. ठीक है. So last time we started using that 3x3 matrix to transform this square into these different shapes, and we were trying to figure out that 3D matrix is responsible for making this transformation. तो आप बता सकते हैं कि लास्ट टाइम हमने कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस कवर कर ली थी? अच्छा, तो क्या हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ द स्क्वायर, ये कैसे होता है? तो आई कैन शो यू दैट मैट्रिक्स वेयर ओवर हियर इज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म. हम कह रहे हैं कि शक्ल वैसी रहती है, सिमिलर रहती है, लेकिन साइज बदल जाता है. स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा. तो दिस वैल्यू ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ए बड़ा होगा तो चीज ब्लो अप हो जाएगी, ए 1 से कम होगा तो दिस इज समथिंग कॉमन इन इमेजेस. चीज दूर है तो छोटी होगी, चीज के पास आप जाके तस्वीर खींचेंगे तो चीज बड़ी हो जाएगी. वी नीड दिस ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, प्रिजर्व्स, या आप में से किसी ने किए हैं कि ये चीज नहीं रहती? I mean, imagine there is an exam proof that this thing is preserved. तो एंगल्स तो प्रिजर्व रहते हैं 90 डिग्री बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन एंड 90 डिग्री आफ्टर. तो ये तो नजर आ रहा है स्ट्रेट लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस, बट रेशियो ऑफ लेंथ, हाँ रेशियो ऑफ लेंथ भी प्रिजर्व रहता है, क्योंकि जिस साइड से एक लाइन बड़ी हो रही है उसी साइड उसी तादाद में दूसरी लाइन बड़ी हो रही है, तो रेशियो पे फर्क नहीं पड़ रहा. ये एक एग्जांपल थी, इसमें हमने स्केल 2 रखा हुआ था, तो हमारा रेड स्क्वायर जो है ना पर्पल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और रोटेट भी हो गया. तो ये जो आपको नीचे मैट्रिक्स लिखी हुई नजर आ रही है, एंगल इज 45 एंड ट्रांसलेशन कितनी है? ये जो now we know in this 3D matrix, in this 3x3 matrix, that these first two values of the last column, they are responsible for translation. तो अगर इसको 0 कर दूंगा, अगर आप इसको 0 कर देंगे 2 को, तो फिर क्या होगा?
तो फिर ट्रांसलेशन नहीं होगी, सिर्फ रोटेशन होगी और स्केलिंग होगी। I see lot of faces for the first time. This is the third week. आपने पहले कोई क्लास अटेंड की है? This is a new experience for me that there are students who don't know them. Okay. तो अच्छा, ये जो यहाँ पे D लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस इज जस्ट अ मैटलैब कमांड। जब आप नॉर्मली एंटर करते हैं ना वैल्यूज, तो आपने एंटर करनी होती है रेडियंस। Once you want to enter values in degrees, so you just add D to it. Otherwise, this function accepts radians as input. ये आपको ट्राई कर लेना चाहिए था, ये तो सिंपल है। So now we are moving towards the case where the square will not be a square anymore. तो वो कैसे होता है? Which values in this 3x3 matrix are responsible for that? इसको हम कहते हैं affine transformation. The first two rows are responsible for it. The last row is not responsible for it. This will become clear shortly. तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि what does A mean, what does B mean and what does C mean? कैसे होगा ये स्क्वायर इस तरह की जो राइट साइड पे तस्वीर बनी हुई है कैसे बनेगा? हमने तो चेंज करके देख लिया था ना इन वैल्यूज को। वहां पे तो हमारे पास आगे थे, एक ए आ गया था, एक थीटा आ गया था और dx और dy हो गया था। तो ये जो वैल्यूज हैं, we need to understand them just by putting any number in place of a, b, c, d, e, f. This will not become affine transformation. We need to now understand कि a का क्या मतलब है, b का क्या मतलब है, c का क्या मतलब है। क्या c अभी भी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या a जो है cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है? We need to understand the physical meaning of these variables. ठीक है, वो हम देख लेते हैं अभी। लेकिन जब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ना, तो ये जो लेफ्ट साइड पे चीजें लिखी हुई नजर आ रही हैं ना, तो वो प्रिजर्व रहती हैं। तो कौन सी चीज थी जो सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म में प्रिजर्व रहती थी और एफाइन में नहीं रहती? पैरेलल लाइंस उधर भी पैरेलल थी, यहाँ पे भी पैरेलल है। रेशियो ऑफ लेंथ उधर प्रिजर्व रहती थी, यहाँ पे रहती है। रहती है यहाँ पे, या पहली दफा देख रहे हैं? You look very lost to me. क्या? What is the reason? Your good features are underneath the mask. तो फिर आप ऊपर पहनना चाहेंगे? Okay, so ये आपको करके देखना पड़ेगा। These are proved mathematically. It's very difficult to visually in your brain that these properties are preserved or not. For ratio of areas, I can imagine ratio of length, ratio of areas के दो एरियाज लूं, उनका रेशियो कैलकुलेट करूं, फिर दोनों एरियाज पे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूं, फिर उनका एरिया कैलकुलेट करूं। All of this I cannot do in my head, and my eyes cannot see this happening. You have to prove it mathematically. Anyways, जब आप करके देखेंगे ना, तो ये प्रिजर्व हो रही हो। Now we are interested कि can you guess these values? आप guess कर सकते हैं कि पैरेलल रहे, लेकिन एंगल it's just a 3x3 matrix.
हाउ डिफिकल्ट वुड इट बी? थोड़ा बहुत तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है ना इस मैट्रिक्स का. This is what is surprising to me. I mean, when I was a student, I just also opened the book and just saw the matrix कि भाई ये करेंगे तो ये हो जाता है. What was difficult for me is somebody who did it for the first time, उसने कैसे पता चलाया होगा कि ये स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का. तो दिस इज व्हाट लीनियर अलजेब्रा जो आपने सीखा है ना, उसका यही मकसद था कि आप ये मैट्रिसेस डिस्कवर कर सकें. सिर्फ डिटर्मिनेंट लेके 2/2 का इनवर्स कैलकुलेट करना मकसद नहीं है लीनियर अलजेब्रा का. ठीक है. तो देयर आर फ्यू स्टेप्स इन दीज 6 वैल्यूज. वो मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. टी और एफ अभी भी ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूजन ओवर देयर. लास्ट रो 001 ही रहेगी. अब हमने ये देखना है कि ये ए बी डी क्या चीज़ है. तो यहाँ पे ना हमने इस ए बी डी को ना कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया. 2x2. ये जो ए है ना वो 2x2 है. तो बाकी ये सारी जो मैट्रिक्स लिखी हुई है ना, ये वही है जो आपने लास्ट स्लाइड पे देखी है. ये जो 0 है, दिस इज नॉट सिंगल स्केलर, दिस इज अ वेक्टर क्योंकि ट्रांसपोज लिखा हुआ है. इस 0 वेक्टर का क्या साइज है? क्या साइज होगा? हाँ, 0 वेक्टर का साइज है 1x2. नहीं, 2x1 होगा ना. 0 वेक्टर जो है उसका साइज 2x1 होगा, तो 0 ट्रांसपोज का जो साइज है वो 1x2 होगा, और यहाँ पे सिर्फ 1x2 ही आ सकता है. So this is the convention of the book, that your vectors are always column vectors. If you want to write something as a row vector, you have to use transpose. आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा row vector, you are not using the transpose. This is just a convention, so that people should know कि what are you talking about. Every vector is a column vector. Anyways, हम interested हैं इस ऊपर वाले A में, 2x2 वाले A में. We know that how many unknowns are there? 4 unknowns are there, but what do they actually mean? तो ये यहाँ पे ना हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है इस मैट्रिक्स A को इनटू हाउ मेनी मैट्रिसेस? 1 2 3 and 4. और ये जो मैट्रिक्स R है ना, ये रोटेशन मैट्रिक्स है. रोटेशन मैट्रिक्स आपने देखी थी अभी, तो सिर्फ रोटेट करती थी. ये चीज सिर्फ रोटेट करती है, ये जो 2x2 है. ठीक है, तो दिस इज व्हाट R इज रिप्रेजेंटिंग इन दैट स्लाइड. तो ये इस सिंबल को आप क्या बोलते हैं? साई, फाई, फाई. ये एक एंगल है, जिस तरह थीटा एक एंगल है ना, तो ये भी एक एंगल है. तो फर्स्ट यू नीड दिस एंगल. तो ये कोई रोटेशन अप्लाई होगी. देन देयर इज दिस मैट्रिक्स D विच इज डायगोनल मैट्रिक्स, जिस पे 2 स्केलर हैं. और फिर जितने एंगल से आपने पॉजिटिव रोटेशन अप्लाई की थी, उतनी ही आपने नेगेटिव रोटेशन अप्लाई करनी है, और फिर किसी और एंगल से रोटेशन अप्लाई करनी है. ये अभी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगी. पहली बात आप मुझे बताएं, जो मैट्रिक्स A है, इसको बनाने के लिए मुझे कितनी वैल्यूज का पता होना चाहिए? एक फाई एंगल है, 2 डायगोनल पे वैल्यूज हैं, और एक थीटा एंगल है. तो 4 वैल्यूज. देयर आर 4 अननोन. वो मुझे कोई बता देगा ना, तो मैं ये 2x2 बना लूंगा. तो आप अभी इमेजिन करेंगे फाई भी 0 है और थीटा भी 0 है, तो फिर क्या होगा? ये जो रोटेशन मैट्रिसेस हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिसेस. तो फिर सिर्फ क्या चीज बाकी रह जाएगी? D रह जाएगी. तो D क्या कर रहा होता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मल्टीप्लाई D विद अ पॉइंट XY, क्या होगा? You are multiplying a point XY with this matrix D.
x will be multiplied by lambda 1 and y will be multiplied by lambda 2. तो ये वो डिफरेंट एक्सिस पे डिफरेंट स्केलिंग है। पहले हमारे पास सिर्फ a था जो स्क्वायर को स्क्वायर रहने देता था। अब हमने उसकी एक की जगह दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए कि हर एक्सिस में अपनी पसंद की हम एक्सपेंशन कर सकें या कंप्रेशन कर सकें। ठीक है, तो ये भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मैंने ना सिर्फ ये मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर पे अप्लाई की है, ये रेड स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले जो है ना, हम पहले क्या करना था, हमने पॉइंट्स पे सबसे पहले कौन सी मैट्रिक्स अप्लाई होगी, ये जो राइट मोस्ट मैट्रिक्स है ना, इसमें सबसे पहले अप्लाई होना है किसी भी वेक्टर पे। अगर मैं यहाँ x लिख दूँ ना, सबसे पहले वो मल्टीप्लाई होगा इस राइट मोस्ट मैट्रिक्स से। पहला ऑपरेशन ये होने वाला है। तो ये तो रोटेट करती है सिर्फ मैट्रिक्स, स्क्वायर स्क्वायर ही रहेगा। और हमने देखा था कि जब हम इसमें पॉजिटिव एंगल एंटर करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, ये आप लोगों ने करके देखा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो इफ यू डोंट, आई विल एडवाइज यू टू प्रैक्टिस दीज थिंग्स अ लॉट, बिकॉज in an exam the question is, the answer is in one line, but if you make a mistake in figuring out the convention, then everything is wrong after that. So you cannot come to me, this course is all about conventions. If you make a mistake in conventions, rest is useless for you. You cannot come and claim that मैंने पूरे 2 पेज पे फॉर्मूला सॉल्व किया है, मुझे कॉन्सेप्ट तो है बट मेरी कन्वेंशन गलत होगी। दिस इज अनएक्सेप्टेबल इन दिस। आप इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स के कोर्स में, आप सेल को उल्टा नहीं लगा सकते। आप सेल को उल्टा लगा के जो है ना थेवेनिन नॉर्टन सॉल्व करना शुरू कर दें, दिस इज मतलब ये अनफॉरगिवेबल मिस्टेक है। तो एनीवेज वी नो दैट इट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो रेड जो है ना, पहली रोटेशन अप्लाई हुई तो ग्रीन, तो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और फिर उसके बाद किस मैट्रिक्स का काम आता है, डी का। तो डी ने दोनों एक्सिस में डिफरेंट स्केलिंग करनी है या सेम करनी है, यहाँ लिखा हुआ है लैम्डा, किस में कम करनी है और किस में ज्यादा करनी है। तो वन एक्स एक्सिस में फैक्टर ऑफ वन है। आप ये देख लें, ग्रीन वाले की विड्थ और पर्पल वाले की विड्थ जो है ना एक जैसी है, इफ यू कंसिडर एक्स एक्स। ये देखें ना, इसकी ये विड्थ है और ग्रीन वाले की ये विड्थ, और दूसरे एक्सिस में तकरीबन डबल ही है वो। ये 1.5 बॉक्स है तो वो तकरीबन 3 बॉक्स। ये डी अप्लाई हो गया तो ये पर्पल चीज बन गई। उसके बाद फिर हमने दोबारा इसको नेगेटिव एंगल से रोटेट किया तो अब उल्टी साइड पे रोटेशन होगी। तो ये सियान जो कलर है, ब्लू, ये बन गया। तो अब आप ये देखें, ये सिंपल काम करने से ना, स्क्वायर इज नॉट अ स्क्वायर एनी मोर बिकॉज देयर वॉज दिस लैम्डा थिंग एंड देयर वॉज सम रोटेशन। अगर मैं रोटेशन ना करता, सिर्फ स्केलिंग करता, तो स्क्वायर ने रेक्टेंगल बन जाना था, एंगल फिर भी प्रिजर्व रहने थे। ये जो एक एंगल वाला ऑपरेशन किया है ना, इसकी वजह से पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, ये हमने इफेक्ट अचीव कर लिया जो हम करना चाह रहे थे। और फाइनली फिर वो एक जो रोटेशन आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप आर थीटा अप्लाई कर दें। मैंने यहाँ पे किया नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू शो यू के कैसे ये मैट्रिक्स ए कन्वर्ट्स अ स्क्वायर इनटू दिस क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम, जो भी इसका नाम है। तो वी आर वन स्टेप अवे। हमारी ये जो 3x3 मैट्रिक्स थी, इसमें कितने अननोन थे, 8 अननोन थे। हमने अभी जो मैट्रिक्स पढ़ी है इसमें कितने अननोन है, इन 6 से हम क्या क्या कर सकते हैं। 2 से ट्रांसलेशन करेंगे, 1 से रोटेशन करेंगे, 2 स्केलिंग के लिए चाहिए, और 1 वो एंगल चाहिए जो पैरेलल लाइंस को पैरेलल कर सके। तो 6 तो ये हो गए ना। ये 6 कोई मुझे बता देगा ना, तो मैं इस मैट्रिक्स की 6 वैल्यूज पता चला लूँगा। अब सिर्फ 2 रह गई हैं। तो
उन दो से हमने क्या करना है, उन दो से हमने अब ये करना है कि व्हाट इज आवर लास्ट स्टेप, पैरेलल लाइंस विल नॉट बी पैरेलल एनीमोर, व्हिच एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू आर टेकिंग एन इमेज। ये अब हमारे पास लास्ट जो है ना वो मैट्रिक्स आ गई जिसको हम प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्म कहते हैं। इसमें A, B, C, D, E, F, we know what they do. Only two new variables are there, G and H. I को हम assume क्या करते हैं, 1 है, तो अब ये दो रह गए। अच्छा, तो when you apply this transformation on a square, what happens? कौन सी प्रॉपर्टीज थी जो एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन में मेंटेन रहती थी और इधर नहीं है, कौन सी मिस खत्म हो गई? रेशियो ऑफ एरियाज मेरा ख्याल है खत्म हो गया। लाइंस विच स्ट्रेट लाइंस रिमेन स्ट्रेट लाइन, और एक ये नीचे चीज लिखी हुई आ रही है क्रॉस रेशियो, इट इज रेशियो ऑफ रेशियोज। So Abhi, I will explain it to you, but again this is something which is mathematically proven, you cannot visualize in your head. It's a very simple thing. So now we are interested in these last two values G and H. Why do we need to make them non-zero values to achieve this effect? Parallel lines should not be parallel anymore. These last two values will have this effect. So okay, parallel lines intersect at infinity, और जब हम तस्वीर लेते हैं तो पैरेलल लाइंस फाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना शुरू हो जाती है। तो वी नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट ट्रांसफॉर्म्स अ इनफिनिट पॉइंट टू अ फाइनाइट पॉइंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और हमने ये देखा था कि जो हमारा इनफिनिट पॉइंट होता है, जो आइडियल पॉइंट होता है, उसकी क्या होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन होती है, क्या होती है? एक्स वाई, और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो जीरो होता है, वो 1 नहीं होता फिर, ठीक है। तो व्हाट यू नीड राइट नाउ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन की किसी पॉइंट का आखिरी वैल्यू जीरो और वो नॉन जीरो वैल्यू बन जाए आफ्टर अप्लाइंग दिस मैट्रिक्स। यही आप चाहते हैं ना, कि एक पॉइंट जिसका आखिरी कोऑर्डिनेट जीरो है, इट बिकम्स नॉन जीरो, which means that it is a finite point or a non-ideal point. यही आप चाह रहे हैं ना। तो which values in this relate, which values are operating, which values are producing the third component of your resultant point? ये लास्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा और W बनेगा ना, तो ये वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट। 1 को आपने, या इधर अगर जीरो होता और उसको नॉन जीरो करना है तो यू नीड दीज टू वैल्यूज टू बी नॉन जीरो। पहले, इससे पहले क्या थी, इससे पहले क्या थी, जीरो थी, तो ये जीरो मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ जीरो, एच मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ जीरो, ये वैसे ही 1 होता है आए, और वो एक आइडियल पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 नहीं आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय जीरो होगा ना आइडियल पॉइंट में। तो आइडियल पॉइंट विल रिमेन, अगर ये जी और एच दोनों जीरो कर दें आप, तो फिर जो जिस पॉइंट के आखिर में जीरो है ना ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उस पॉइंट का जीरो ही रहेगा। तो दिस मीन्स दैट पैरेलल लाइंस रिमेन पैरेलल, व्हिच इज हैपनिंग इन दी एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन। तो एफाइन में और इसमें बस हमने ये चेंज करना है, इनको नॉन जीरो करना है
ताकि हमारे पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए जो किसी पॉइंट के आखिर में 0 हो तो उसको 1 कर दे, नॉन ज़ीरो कर दे, और अगर नॉन ज़ीरो है तो 0 कर दे। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमें चाहिए। So that is why we need these two values to be G and H to be non-zero values. So this is how we have completed our 3x3 matrix. तो ये हमने कर लिया आइडियल पॉइंट्स, दे लाई ऑन आइडियल लाइन। ये जो भी मैं आपको समझा रहा था बात, कि why do you need these last two values, this vector v to be non-zero, ताकि अगर किसी पॉइंट के आखिर में 0 है ना तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका जो लास्ट कंपोनेंट है इट शुड बिकम नॉन-जीरो। अगर इधर 0 रहेगा तो रिजल्ट में भी 0 रहेगा। इधर 0 रहने का मतलब क्या है कि पैरेलल लाइंस आर स्टिल पैरेलल, दे आर इंटरसेक्टिंग एट इंफिनिटी। So now this concludes what are we aiming for. We need this 3x3 matrix. There are 8 unknowns. We know what those unknowns represent. We also know that this 3x3 matrix represents the imaging process. So now we need to calculate this matrix. तो जब हमें ये मैट्रिक्स पता चल जाएगी तो जो हमारे पास तस्वीर है उसमें अगर कोई प्लेन हमें नज़र आ रहा है तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 3D प्लेन में, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑपरेशन अप्लाई करके, एंड देन दैट रिजल्ट दैट वी गेट इज एक्चुअल 3D मैट्रिक प्लेन। एनी क्वेश्चंस? ये काम हो रहा है ना, ये एक्चुअल प्लेन था जिस सीन में नजर आ रहा था, स्क्वायर वाज स्क्वायर, 90 डिग्री वाज 90 डिग्री, लेंथ्स वर इक्वल, एरियाज वर इक्वल ऑफ ऑल द टाइल्स, और तस्वीर खींची तो ये बन गया। तो अब ये यहाँ से एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है, जब हम वो कैलकुलेट कर लेंगे तो वी विल अप्लाई इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप तस्वीर खींच लेते हैं ना तो फिर आपके पास ये 3D नहीं रहता, बट यू हैव इज एन इमेज, यू डोंट हैव द 3D सीन। अगर मैं आपको कोई तस्वीर दे दूं और मैं आपको ना बताऊं कि ये जो टाइल है इसका एरिया क्या था, आप बता सकते हैं मुझे? अगर आपको मैं ये सिर्फ तस्वीर दे दूं और मैं ना बताऊं आपको कि ये जो स्क्वायर्स हैं इनका एरिया क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो आपको ये 3x3 मैट्रिक्स चाहिए। 3x3 मैट्रिक्स में है 8 अननोन। 8 अननोन पता करने के लिए आपको कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, तभी आप ये चीजें बता सकते हैं। ये समरी है आपकी इस 3x3 मैट्रिक्स की। यू कैन स्टार्ट विद यूक्लिडियन ट्रांसफॉर्मेशन। यूक्लिडियन में क्या क्या कर सकते हैं आप? रोटेशन ट्रांसलेशन कर सकते हैं। रोटेशन ट्रांसलेशन करने से लेंथ और एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टीज है। फिर आपने कहा नहीं मैंने साइज भी चेंज करना है, एक वेरिएबल और आ गया, तो फिर आप ये लेंथ और एरिया नहीं रहे, कुछ और चीज़ें हैं जो कि प्रिजर्व रहती हैं। तो वी डोंट नीड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंट्रिकेट प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री वर्ड्स, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, यू डोंट नो ऑल ऑफ देम। आपको बस ये 3x3 मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 8 अननोन है और आपने ये कैलकुलेट कर, उस मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं कुछ हमने देखी। इसी तरह फिर देन यू वेंट टू एफाइन, तो नाउ यू नो व्हाट दीज वेयर दीज 4a क्रॉस, ये जो a वैल्यूज हैं ये कहाँ से आ रही हैं? दीज वैल्यूज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ हाउ मेनी मैट्रिसेस? कितने अननोन थे उन मैट्रिसेस में? 6 नहीं थे। जो मैट्रिक्स A की बात कर रहा हूँ, एक एंगल था, स्केलिंग थी 2, दोबारा उस एंगल से रोटेट किया, फिर कोई और एंगल आ गया,
वो साइज भी बड़ा छोटा कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और पैरेलल लाइंस को उसने पैरेलल भी रखा हुआ है। फाइनली ये प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री आ गई। तो नाउ लेट्स लुक एट नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर तस्वीर बनने से कोई चीज प्रिजर्व रहती नहीं है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इमेज? हाउ डू वी परसीव द वर्ल्ड यूजिंग दैट इमेज? व्हाई दैट इमेज इज मेकिंग सेंस टू अस? ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ और था, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ और हो गया, तो ये तो हकीकत है ही नहीं, असल चीज दिखाई नहीं रहा। कोई तो रिलेशनशिप होना चाहिए ना, जो असल में भी है और इधर भी है। अगर हर चीज ही तब्दील हो जाती है तो हाउ डू वी मेक सेंस ऑफ दिस डेटा? तो कुछ चीजें प्रिजर्व रहती हैं, ये इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। एक तो ये है कि सीधी लाइन रहती है, और एक हम और देख लेते हैं इसमें, विच इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दिस क्रॉस रेशियो। दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई वी हैव इंक्लूडेड दिस। बाकी थोड़े जरा मैथमेटिकली प्रूव होते हैं, ये इंट्यूटिवली भी प्रूव होते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे ना हमने ये हमारा इमेज जो है वो 1 डायमेंशनल है और हमारा सीन जो है वो 2D है। हमने प्रॉब्लम सिंपल कर लिया। ये हमारा वो कैमरा सेंटर है, ये हमारा इमेज बन रहा है, और ये वो एक्चुअल चीज़ है जिसकी इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और वो इधर से पास होती है तस्वीर। इसी तरह एक कैमरा हमने यहाँ पे रखा। अब हमारी मर्जी है, हम इमेज को यहाँ पे रखें, इमेज प्लेन को यहाँ पे रखें, या ठीक है। ये सारे प्रोजेक्शंस हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की ये सारी प्रोजेक्शंस हैं। इफ दिस इज द ओरिजिन ऑफ द कैमरा, एक प्रोजेक्शन ये भी हो सकती है, एक ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो सारी प्रोजेक्शंस है ना इस चीज़ की, ये जो ओरिजिनल चीज़ है इसकी एक प्रोजेक्शन ये है, इस ओरिजिनल चीज़ की एक प्रोजेक्शन ये है, इस ओरिजिनल चीज़ की एक प्रोजेक्शन ये है, ठीक है। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो ये नीचे लिखी हुई है, क्रॉस रेशियो। इसमें होता ये है कि वो कहते हैं कि जी आप ओरिजिनल में ना दो लेंस ले लें, नहीं, आप ओरिजिनल में 4 लेंस ले लें और 4 लेंस को यूज करके 2 रेशियो कैलकुलेट करें, और फिर जो रेशियो निकला है उनका दोबारा रेशियो कैलकुलेट करें। मसलन लेट्स से आई कॉल दिस x1, x2, x3 एंड x4। तो ये x1, x2 एक डिस्टेंस है, ये लेंथ हो गई पहले वाली। और अभी इन दो को भूल जाइए, जो बाकी दो हैं, इन ये जो x1 और x3, ये एक लेंथ हो गई। एक ये लेंथ है और एक ये लेंथ है, इनका रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, इस रेशियो को ना डिवाइड करें x2 x4 डिवाइडेड बाय x3 x4। तो फिर ये मैं लिख के दिखाता हूँ ना आपको, फ्रेंड में आसान हो जाएगा। a over b divided by c over d, it is equals to what? a over b multiplied by a. Do you agree with this? Everybody agrees with this? तो वो जो हमने लाइन बनाई थी ना, ऊपर जो वो लाइन बनी हुई है और उसमें 4 डॉट्स हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये। तो लेट्स से ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और इनमें से किसी को भी ले लें, ये d हो गया, कोई सी भी 4 ले लें आप, ठीक है। ओरिजिनल में 4 लेंथ्स ले लें आप
और उनका पहले 2 का रेशियो कैलकुलेट कर लें, किसी भी 2 का, और फिर बाद में भी किसी भी 2 का रेशियो कैलकुलेट कर लें और रिजल्ट का भी रेशियो कैलकुलेट कर लें, आपके पास एक नंबर आ जाएगा जिसको आप क्रॉस रेशियो कहते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद वही लाइन जो है ना, वही 4 पॉइंट्स, उनका दोबारा आप रेशियो कैलकुलेट करेंगे ना तो यही नंबर आएगा। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, अभी आप करके दिखाएंगे मुझे सारे। एवरीबडी शुड हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड लेट्स सी। तो ये एक एग्जांपल है, ये ठीक कैलकुलेट हुई हुई है। एक लेंथ AC है, उसकी लेंथ हो गई 4 और BC की लेंथ हो गई 1, तो 4/1 डिवाइडेड बाय AD इज हाउ मच, 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय BD विच इज 3। कोई से भी हमने लेंथ ले, तो 4/1 डिवाइडेड बाय 6/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 आंसर आ गया ना, सबका 2 आ रहा है। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन, क्या क्रॉस रेशियो हमेशा 2 ही होता है कि नहीं? नहीं, कोई और लेंस लेंगे तो 2 के बगैर, 2 के अलावा कोई नंबर आ जाएगा। द थिंग इज कि ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद उन्हीं चीज़ों का दोबारा से आपने क्रॉस रेशियो लेना है। जो पॉइंट A B C D है ना, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद A डैश B डैश C डैश D डैश, तो जो 4 लेंस आपने ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ली थी ना, वही 4 आपने लेनी है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, और कोई भी 4 हो सकती है, आपकी मर्जी है। तो दिस ब्रिंग्स अस टू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक की तस्वीर बनाई है आपके दोस्त ने और आपको ला के दिखा रहा है कि मैंने बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर बनाई है। आपने कंप्यूटर विजन पढ़ लिया है, आपको प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री आती है, आपने उसको बताना है कि ये ठीक है कि गलत है, ये जो उसने तस्वीर बनाई है कि गलत है। अच्छा, आपके पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? आपने पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान यू यूज्ड योर रूलर टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, वो 11 यूनिट्स आया। B और C के दरमियान आपने रूलर से कैलकुलेट किया, 8 यूनिट्स आया, और C और D के दरमियान 4 आया। तो अब आप मुझे बताएं ये तस्वीर उसने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई? दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रेलवे ट्रैक। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है, यू हैव 5 मिनट्स। क्या? हाँ, अगर तुम्हें आलू बेच रहा होता ना, which is fine, perfectly fine, they make more money than me anyways, तो फिर तो मैं ये कहता कि हाँ फिट लग रही है, सेट हो गया काम। लेकिन अब मैंने क्योंकि प्रोजेक्टिव ज्योमेट्री पढ़ी है ना, तो जवाब मैंने उधर से निकालना है। आई विल वेट फॉर यू, 5 मिनट है आपके पास, आराम से सॉल्व करें। आई विल टेक अ ब्रेक। आपको जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इसी पे, जूम करने का फायदा नहीं होगा, मैं कर देता हूँ। कर लिया आपने सॉल्व? जी, इसके ऊपर आप क्या मतलब कोई तारी होगा अभी आप आपका जवाब आएगा। कर लेना जरा सारे।
प्रॉब्लम विद दिस डीएल मोड इज कि मैं आपका क्विज नहीं ले सकता, बट दैट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि फिर जो मैं क्विज में नहीं पूछूंगा वो मैं कहाँ पूछूंगा, एग्जाम में पूछना है। बहरहाल एग्जाम तो बहरहाल मुख्य। So I think so majority of the students are in the online mode right now, so I'm expecting some of them to solve it. अच्छा, how many of you say कि ठीक बनी हुई है? मैं और ये जो फेस टू फेस हम करना चाह रहे थे ना, तो हम वोटिंग करा लेते। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन आल्सो रेज देयर हैंड्स, मेरा ख्याल है नजर आते हैं मुझे यहाँ पे। तो मैं इधर ही काउंट कर लेता हूँ, मैं उनको बता दूंगा कि क्या वोटिंग का रिजल्ट आया। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये सही बनी हुई है? तो एक तो जवाब होगा ना, या सही बनी हुई है या गलत बनी हुई है। 50% सक्सेस का चांस है, जिंदगी में ये चांस बड़ा कम होता है। अक्सर सक्सेस इज वेरी लो इन डिफिकल्ट सिनेरियोज, चांस ऑफ सक्सेस इज लेस देन। ये तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है अभी आपके पास। How I wish I could take a quiz. And how you will wish I should have taken a. अच्छा चलिए, आप रीच सम रिजल्ट देखते हैं, डेमोक्रेसी में कितनी ताकत है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ये ठीक बना हुआ है? कोई भी नहीं समझता ये ठीक बना हुआ है। नहीं, वो उनको लगता है, आपको लगता है ना ठीक। ये जो है ना, आपको सादे में कितनों को लगता है ठीक नहीं बना हुआ? 4 को। बाकी साइलेंट वोट है, तो उन्होंने वोट नहीं किया। दे डोंट बिलीव इन दिस सिस्टम। अच्छा, तो क्या होता है रेलवे ट्रैक में? एक्चुअल 3D में, एक्चुअल 3D क्या होती है? इस तस्वीर की एक्चुअल 3D क्या होगी? ए और बी में क्या डिस्टेंस होगा? एक्स यूनिट्स। बी और सी में क्या होगा? एक्स यूनिट्स। सी और डी में क्या होगा? एक्स यूनिट्स। ये सारे बराबर होंगे। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्रॉस रेशियो ऑफ द ओरिजिनल। एक्स ही है ना सब में, एक 2x हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक 3x हो जाएगा। ये कैलकुलेट करें ना जरा क्रॉस रेशियो, क्या निकलता है? ये ए सी बी सी ए डी बी डी, ये जो कैलकुलेट हुआ है, ये एक्चुअल में करके देखना क्या होना चाहिए। नहीं, ये पूरा रेशियो कैलकुलेट करें ना, एक नंबर कैलकुलेट करें। कैलकुलेट दिस एंटायर नंबर। फोर बाई थ्री। और ये जो यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है, इसमें क्या आता है? 1.2 इज इक्वल टू 4/3। ड्राइंग पे है 57/46, और जो इसने, जो मैंने लेंस ली है, और इधर है 4/3। तो सेम
the answer is in one line and you need to use your imagination. Okay, so on this happy note, let's take a break और